अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अच्छा, जब मीरा के वार्ड में आता है तो मीरा जो अभी तक राजीव और ईसा से बात कर रही थी वो अच्छ को देखकर अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है। वो नाराज थी कि अच्छ ने तनय के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, लेकिन वो उसे कह भी तो नहीं सकती थी, तो वो चुप होकर ही अपनी नाराजगी दिखा रही थी। अच्छा, ईसा से कहता है, ईसा तुम राजीव के साथ जाकर मेंशन में सारी अरेंजमेंट देख लो। उसकी बात पर ईसा बोलती है, कैसी अरेंजमेंट? मीरा को घर ले जाने की अच्छ ने कहा। अच्छ की बात सुनकर तीनों चौंक जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अभी कुछ दिन मीरा को यहीं हॉस्पिटल में ही रहना होगा। फिर अच्छा ऐसा क्यों कह रहा है? अच्छ की बात पर राजीव ने कहा, लेकिन अच्छ, डॉक्टर ने अभी तो मीरा को, वो इसके आगे कुछ बोलता तभी अच्छ ने कहा, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, वो रोज़ घर आकर मीरा को चेक कर लेंगे और एक नर्स भी भेज देंगे जो मीरा का पूरा ध्यान रखेगी, और हम सब हैं ही। उसकी बात पर कोई कुछ नहीं बोलता है। ये बोलते हुए उसका ध्यान एक फ्लावर बुके पर था जो तनय लाया था। वहीं एक जगह पर एक आदमी बैठा उन सब की बातें सुन रहा था। जब वो सुनता है कि अच्छ मीरा को हॉस्पिटल से ले जा रहा है तो वो गुस्से से अपने सामने पड़े शराब के ग्लास को ज़मीन पर पटक देता है और बोलता है, नहीं नहीं, इतना अच्छा मौका मैं नहीं खो सकता। अगर वो उसके मेंशन चली गई तो वो बच जाएगी। कितना अच्छा प्लान बनाया था उसे मारने का, लेकिन वो बच गई। सोचा हॉस्पिटल में ही उसे मार दूंगा, लेकिन हमेशा ये अच्छा रायचंद मेरे रास्ते में आ जाता है। लेकिन ये भी अब नहीं बच पाएगा, जैसे इसकी माँ और मेरी प्यारी भाभी नहीं बची थी। और अब ये अच्छ को भी रास्ते से हटाना होगा। पिछली बार मेरे प्यारे भाई को भी इसी ने बचा लिया था, लेकिन अब नहीं। अब पहले इसे ही मारूंगा, फिर बारी आएगी मेरी प्यारी लाडली बेटी मीरा की। तभी वहाँ पर तनय आ जाता है और उस आदमी से बोलता है, क्या बात है संजीव साहब, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जी हाँ, ये कोई और नहीं, मीरा का असली पिता संजीव है। संजीव तनय को देखकर बोलता है, तुमसे एक काम भी नहीं हुआ? तनय बोला, मैं लगाने वाला था कि तभी वहाँ वो रायचंद आ गया ना। उसकी बात को काटकर संजीव ने कहा। तनय कुछ नहीं बोल पाया। फिर संजीव ने उसे कुछ बताया तो तनय ने कहा, लेकिन अगर उसे शक हो गया तो? संजीव ने कहा, नहीं होगा, अगर होगा तो उससे पहले हमारा काम हो जाएगा। दूसरी ओर अच्छ मीरा को मेंशन ले आया था। नर्स कल से आने वाली थी तो आज अच्छ ही मीरा का ध्यान रख रहा था। वो कुछ काम से अपने स्टडी रूम में गया था। जब वो अपने कमरे में आया तो वहाँ का नज़ारा देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। अच्छ देखता है कि मीरा बेड के नीचे एक साइड में दुबक कर बैठी है। उसने अपने पैरों को मोड़कर अपने घुटनों को जोड़ अपना सर उस घुटनों पर लगाए बैठा है, जिससे उसके पैरों की चोट से खून रिसने लगा था। अच्छ जल्दी से उसके पास जाकर अपने घुटनों को मोड़कर बैठ जाता है। जब वो मीरा का चेहरा ऊपर करता है तो देखता है मीरा के चेहरे पर दर्द है और उसकी आंखें भी नम है। अच्छ पूछता है, तुम ऐसे नीचे क्यों बैठी हो? तुम्हें पता नहीं इस तरह से बैठने पर तुम्हारी स्टिचेस खुल सकती हैं, और देखो ना, उसमें से खून भी आने लगा है। मीरा उसकी तरफ देखकर कुछ बोलती नहीं है, बस अपना हाथ अपने पेट पर रख लेती है। अच्छ को समझ में नहीं आता कि वह अपना पेट पकड़कर क्यों बैठी है, तो वह उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर सुलाने जाता है, लेकिन बेड पर नज़र पड़ते ही उसे समझ में आ जाता है कि आखिर हुआ क्या है। अच्छ मीरा की ओर देखकर थोड़ी नाराज़गी और गुस्से में बोलता है, तुम किसी को बुला नहीं सकती थी और बेड से क्यों उतरी तुम? उसकी बात पर मीरा कहती है, मैं बस वॉशरूम में जाना चाहती थी, लेकिन मेरा पैर बेड से लग गया और मैं गिर गई। अच्छा उसकी बात पर कुछ नहीं कहता और उसे अपने गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और दरवाज़ा बाहर से लगाकर बोलता है, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आवाज़ दे देना। मीरा बस धीरे से हाँ कह देती है। उसके बाद अच्छा अपने फ़ोन से फ़ोन करके एक मेड को बुलाता है और रूम को साफ़ करने के लिए बोलता है। जब मेड रूम में आती है तो बेड पर देखती है तो समझ जाती है कि क्या हुआ है। मेड जल्दी से बेड को साफ़ करती है, उसकी चादर बदलती है। मेड जब जाने लगती है तो अच्छ उससे कुछ कहता है तो वो अपना सर हाँ में हिलाकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मीरा की आवाज़ आती है तो अच्छ वॉशरूम में जाता है तो देखता है मीरा ने चेंज कर लिया है, तो उसे गोद में उठाकर ले आता है और बेड पर बिठा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करके बोलता है, यहीं बैठी रहो, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा, मैं भी इसी रूम में रहूँगा। आपका काम कैसे होगा अगर आप पूरे दिन यहाँ रहोगे? तो मीरा ने कहा। तो उसकी बात पर अच्छ ने कहा, मेरे काम की इतनी चिंता मत करो, मेरा काम हो जाएगा, तुम बस अपना ध्यान रखो, क्योंकि इस समय मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है।
अच्छ की बात सुनकर मीरा का मन अच्छ के लिए एक बार फीलिंग से भर जाता है और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ जाती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो अच्छ कमिंग कहता है। उसके कहते ही एक मेड हाथों में कुछ लेकर आती है। मीरा जब देखती है तो उसके हाथ में एक हॉट वाटर बैग, कुछ डार्क चॉकलेट और एक हर्बल टी होती है। अच्छ उससे हॉट वाटर बैग लेकर उसको मीरा के पेट पर रखता है और उसे हर्बल टी पीने के लिए कहता है। मीरा चाय पी रही होती है और एक टक अच्छ को देख रही होती है जो हॉट वाटर बैग से मीरा के पेट की सिकाई कर रहा था। चाय पीने के बाद कुछ देर में मीरा को थोड़ा आराम होता है और वह गहरी नींद में चली जाती है। उसके सोने के बाद अच्छ धीरे धीरे उसके पैरों की ड्रेसिंग बदल देता है और पास में काउच पर उसके पास बैठकर अपना काम करने लगता है। दूसरी ओर संजीव और तनय एक लड़की के सामने खड़े थे और वह उसे कुछ समझा रहे थे। उसके बाद वह लड़की, जिसकी उम्र कोई 26-27 साल की होगी, वह एक डेविल स्माइल के साथ बोलती है, आपका काम हो जाएगा सर। उसके जाने के बाद तनय संजीव से बोलता है, सर आपको लगता है कि लड़की काम कर पाएगी? उसके बाद पर संजीव कहता है, ज़रूर कर लेगी क्योंकि इसकी चाबी मेरे पास है। यह बोलकर वो तनय के साथ चला जाता है। दूसरी ओर मिहिर और आसी इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज भी आसी ने मिहिर के लिए खाना बनाया हुआ था जो कि मिहिर बहुत ही चाव से खा रहा था। खाते हुए आसी से कहता है, आसी तुम बताओ ना, तुम कहाँ घूमने जाना चाहती हो? उसकी बात पर आसी कहती है, मुझे ना पेरिस जाना है। उसकी बात सुनकर मिहिर को याद आता है कि जब पहले वह आसी से मिला करता था तो वह हमेशा ही पेरिस घूमने जाने की बातें करती थी। उसका सपना था पेरिस जाने का। इसे याद करती थी, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उसकी स्माइल देखकर आसी उससे पूछती है, तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो? तो मिहिर उससे बताता है कि वह शुरू से ही पेरिस जाना चाहती थी। उसके बाद पर आसी कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसे भी पुरानी बातें याद नहीं थी। उसे जो कुछ भी याद था जो उसे मिहिर ने ही बताया था। मिहिर कहता है, मैं 2 दिन बाद की टिकट करवा लेता हूँ, तुम पैकिंग कर लेना, ओके? यह बोलकर वह आसी के सर पर एक लाइट किस करके चला जाता है। अच्छ मीरा के बगल में बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी उसके कमरे में राजीव और ईसा आते हैं। उन दोनों ने अंदर आते ही पूछना शुरू कर दिया कि मीरा कैसी है, तो अच्छ दोनों को शांत रहने का इशारा करता है। दोनों देखते हैं तो मीरा सो रही थी। ईसा मीरा को देखकर धीरे से बोलती है, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो अच्छ उसे थोड़ी देर में आने को बोल देता है। कुछ देर में सभी डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तो अच्छ ईसा से पूछता है, बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? जिस पर ईसा बोलती है, कल मीरा की बड़ी माँ और माँ की बरसी है तो मीरा उस दिन पूजा करवाती है और अनाथ आश्रम में जाती है बच्चों को गिफ्ट देने। उसकी बात पर अच्छ उससे पूछता है, तुम मीरा की बड़ी माँ और माँ की फ़ोटो ला दो। तो ईसा बोलती है, उन दोनों की कोई भी फ़ोटो नहीं है क्योंकि उनका घर पूरी तरह से जल गया था, जिससे उसके पास उनकी कोई भी फ़ोटो नहीं थी। घर जलने के नाम पर अच्छ को अपना घर जलना और उसके सभी अपनों का उससे दूर जाना याद आ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो कुछ नहीं कहता है और राजीव की ओर देखकर ईसा के साथ मिलकर सारी तैयारियां करने को बोलकर मीरा का डिनर लेकर अपने कमरे में चला जाता है। जब वो कमरे में आता है तो देखता है कि मीरा जग गई है और बैठी सामने कुछ देखते हुए कुछ सोचे जा रही है। वो अपनी सोच में इतना गुम थी कि उसे आभास ही नहीं हुआ कि अच्छ उस कमरे में आ चुका है। वो तो अपनी ही सोच में गुम थी। तभी अच्छ को एक शरारत सूझी। उसने पहले खाने की ट्रे को टेबल पर रखा, फिर धीरे से मीरा के कान में जाकर फूकी आवाज़ करता है। लेकिन उसने ये गलती कर दी क्योंकि शायद वो कुछ भूल गया था। शायद वो भूल गया था कि मीरा ताइक्वांडो की चैंपियन है और उसने अपनी सेफ्टी के लिए अपना एक सेफ्टी मूव चलाए, जिसका रिजल्ट यह निकला कि अच्छ ज़मीन पर आधे मुँह पड़ा था। लेकिन जब मीरा का ध्यान अच्छ पर गया तो वो जल्दी से दौड़कर उसके पास आ जाती है और बोलने लगी, सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप हो। उसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाती है और अच्छ की तरफ देखती है जो ज़मीन पर पड़ा हुआ उसे घूर रहा था। लेकिन तभी अच्छ ध्यान देता है कि मीरा अपनी चोट का बिना ध्यान दिए ही उसके पास भागकर चली आई है। जल्दी से वो उठता है और मीरा को जल्दी से गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाकर उससे गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग भी हिल गया क्या एक्सीडेंट की वजह से? पहले तो तुमने मुझे मारा, फिर बिना अपनी चोट का ध्यान दिए भागकर चली आई। तुम्हारा क्या होगा समझ में नहीं आता मुझे। मीरा अपना सर नीचे करके बोलती है, सॉरी वो मैं डर गई थी और तुम्हारे अंदर के ताइक्वांडो क्वीन बाहर आ गई जिसने मुझ पर अपना हाथ आजमा दिया। वैसे जान सकता हूँ तुम किसी गहरी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ। अच्छ ने उसकी बात को काट कर कहा।
मीरा उसकी बातों पर कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसकी आंखों में कुछ नमी आ गई थी। अच्छ को लगता है कि शायद वह उसे मारने की वजह से अपसेट हो गई है, तो वह उसके पास जाकर उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर करता है और बोलता है, हे रिलैक्स, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम रो मत। मीरा कुछ नहीं कहती है, उसको गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। अच्छ को समझ में नहीं आता कि वो क्यों रो रही है, तो वह उसे खुद से दूर करता है और पूछता है, बताओ भी क्या बातें, क्यों रो रही हो। मीरा अच्छे से कहती है, मुझे माँ और बड़ी माँ की याद आ रही है। वो कल इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि रोने की वजह से उसकी आवाज़ अटक रही थी। तो उसकी बात को पूरा करते हुए अच्छ कहता है, क्योंकि कल माँ और बड़ी माँ की बरसी है, यही कहना चाहती हो ना। मीरा अपना सिर उठाकर उसे अपने भरी आंखों से देखती है तो अच्छे स्माइल करके कहता है, चिंता मत करो, कल वैसा वैसे ही होगा जैसे तुम करती हो, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मीरा भी अपना सर हाँ में हिला देती है क्योंकि उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। तो अच्छे उसके आंसुओं को पोंछकर उसके माथे पर एक लाइट किस करके कहता है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आया हूँ, कर लो। यह बोलकर अच्छे उसे अपने हाथों से डिनर कराता है और दवा देकर उसे सुला देता है और खुद जाकर सोफे में बैठकर अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि मीरा पसीने से भीग चुकी है और वह घबराए हुए कुछ बोले जा रही है। अच्छे अपनी फाइल को साइड में रखकर उसके पास आता है तो देखता है कि मीरा कुछ बोले जा रही थी नींद में। नहीं नहीं, प्लीज़ मत मारो, छोड़ दो, माँ बड़ी माँ, छोड़ दो। अच्छे जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है और उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसके सर को हल्के हल्के सहलाता है, जिसके एहसास से मीरा नींद में उसे जोर से हग कर लेती है और सिसकने लगती है। धीरे धीरे अच्छे ने उसे शांत किया, वो शांत हो जाती है, वह गहरी नींद में सो जाती है। अच्छे उसके चेहरे को देख रहा था और खुद से ही बोलता है, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, उस लड़की से बदला लेने आया था जिसके दिल में तो खुद धोखे का पहाड़ खड़ा है। उस इंसान से बदला लेना चाहता था, उसके सहारे, जिसे खुद सहारे की ज़रूरत है, जो खुद उस इंसान के जुल्म से ज़ख्मी है। यह बोलकर वो मीरा को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। सुबह जब मीरा की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि अच्छे उसके सामने सफ़ेद कुर्जे पैजामे में खड़ा था, जिसमें वह बहुत ही डैशिंग लग रहा था। जब वह देखती है तो उसके पास एक मेड भी खड़ी होती है जिसके हाथ में कुछ कपड़े होते हैं और उस मेड को देखकर अच्छे बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मीरा की हेल्प कर दो। कुछ देर बाद मीरा मेड की हेल्प से तैयार हो जाती है। जब अच्छे देखता है कि मीरा तैयार हो गई है तो उसे अपने बाहों में उठाकर नीचे लेकर जाता है और नीचे का नज़ारा देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा देखती है कि नीचे हाल में उसकी माँ, बड़ी माँ के श्राद्ध की पूरी तैयारी हो रखी है। पास में पंडित जी भी बैठे हैं और 2 फोटो फ्रेम में जिस पर कोई चेहरा नहीं है, बस माँ बड़ी माँ लिखा हुआ है। राजीव और ईसा भी वहीं बैठे हुए थे। उन दोनों ने भी सफ़ेद कपड़े ही पहने हुए थे और घर के सारे मेड भी सफ़ेद कपड़ों में आसपास बैठे हुए थे। अच्छ मीरा को भी ले जाकर वहीं बैठा देता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। कुछ देर बाद पंडित जी श्राद्ध की पूरी तैयारी करने लगते हैं। पंडित जी जल्दी से मीरा की बड़ी माँ का नाम पूछते हैं। मीरा जैसे ही बताने जाती है तभी अच्छी के फ़ोन पर कॉल आ जाता है। अब सबको सॉरी बोलकर वहाँ से थोड़ा साइड में खिसक जाता है और धीरे धीरे बातें करने लगता है। इस बीच मीरा ने अपनी माँ, बड़ी माँ का नाम बता दिया था। उनके नाम से पंडित जी ने पूजा भी कर दी। जब वो फ़ोन रख कर देखता है तो पूजा लगभग ख़त्म हो गई थी। थोड़ी देर बाद पंडित जी को दक्षिणा और विदाई में कुछ कपड़े और पैसे देकर वहाँ खाना खाकर विदा करा देते हैं और मीरा को अच्छ उसके कमरे में ले जाने लगता है। तो मीरा कमरे में जाने से मना कर देती है तो अच्छ वहीं उसे सोफे पर बैठा देता है और उसके पीठ के पीछे पिलो अरेंज कर देता है जिससे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी ब्राह्मणों को ईसा ने भोजन कराया था, उसके साथ मेड ने भी हेल्प की थी। अच्छ देखता है कि मीरा बैठे बैठे सो गई तो वह उसे ले जाकर कमरे में बेड पर लिटाता है, लेकिन जब कमरे में पहुंचती है मीरा की आंखें खुल जाती है। अच्छ उससे कहता है कि वह आराम कर ले, कुछ देर बाद दोनों निकलने वाले हैं। मीरा को समझ में नहीं आता कि वो सब कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि आज वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। शाम के समय मीरा तैयार बैठी थी। अच्छ भी आता है, उसे अपने गोद में लेकर नीचे की ओर बढ़ जाता है। वह देखता है कि कार में राजीव और ईसा पहले से ही उन दोनों का वेट कर रहे हैं। वह भी जाकर मीरा के साथ कार में बैठ जाता है। इस पूरे रास्ते में मीरा ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन जब वो देखती है कि अच्छे उसे कहाँ लेकर आया है तो उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वहीं दूसरी ओर मिहिर और आसी आज पूरी पैकिंग करके निकलने वाले थे।
उनके फ़्लाइट सुबह 4 बजे की थी, इसलिए आशी को मिहिर ने सोने के लिए कहा था और वह बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था। लेकिन वह देखता है कि आशी नींद में कुछ घबरा रही है, उसके चेहरे पर पसीने आ गए हैं और वह कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। जब वह उसके पास आता है तो देखता है कि आशी छटपटा रही है। वह जल्दी से आशी को उठाने लगता है। आशी जैसे ही आंखें खोलती है तो उसके गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मिहिर उसे समझाता है, पानी पिलाता है और शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह शांत नहीं हुई थी। वह बस एक ही बात कह रही थी, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे बचाओ प्लीज़, कोई तो बचाओ, हेल्प। मिहिर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अचानक से बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल जाती है। मिहिर घबरा गया था। उसे जिस बात का डर था वही आज हो गया। लगभग आधे घंटे बाद मिहिर कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था। अंदर डॉक्टर आशी को चेक कर रहे थे। जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो मिहिर उन्हें पकड़कर बोलता है, डॉक्टर बताइए ना क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है ना? वो ऐसे कैसे, उसे ऐसा अटैक, बताइए ना डॉक्टर। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोलते हैं, देखिए मिस्टर मिहिर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या डॉक्टर? मिहिर ने घबरा कर पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस लिया और बोले, हम नहीं चाहते थे कि उनके पास्ट की कोई भी पुरानी याद उन्हें आए, लेकिन कल उन्हें शायद कुछ याद आया जिसकी वजह से उन्हें अटैक आया। अभी वह सो रही हैं, उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया है। अब देखिए, जब अपनी नींद से जागती हैं तो हमें रियल कंडीशन का पता चल जाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिहिर हताश और थके कदमों से वहीं बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। इतनी मुश्किल से उसने आशी को पाया था, वह उसे खो नहीं सकता था। उसकी आंखों से कुछ बूंदें आंसू के नीचे गिर जाती हैं और वह अपना सिर दीवार से टिकाकर बैठा रहता है। मिहिर वहीं बैठा था, उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं थे। वो बस सोचे जा रहा था कि अब क्या करेगा। वहीं बैठे बैठे वो सो जाता है। दूसरी ओर अच्छ मीरा को अनाथ आश्रम लाया था। मीरा ये सब देखकर बहुत ही खुश थी। जैसे वो और उसके बाबा करते थे वैसे ही अच्छ भी करा था, बस वो थोड़ा लेवल बड़ा था। मीरा वहीं एक जगह बैठकर सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो देखती है कि कुछ बच्चे अच्छ के पास आकर उससे खेलने की जिद कर रहे थे। कुछ देर बाद अच्छ उनके साथ खेलने लगता है। अच्छ ने आज एक सिंपल वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसके बाल जो हमेशा सेट रहते थे आज उसके माथे पर बिखरे हुए थे। आज वो काफ़ी कूल लग रहा था। मीरा की नज़र ही नहीं हट रही थी आज अच्छ पर से, जिसे अच्छ बखूबी महसूस कर रहा था, जो उसे अंदर ही अंदर खुशी दे रहा था। लेकिन अच्छ ने अपने चेहरे से मीरा को बिल्कुल भी यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा है। वो बस बच्चों के साथ खेलने में बिजी रहा। शाम के समय सभी वहाँ से वापस आते हैं। मीरा गाड़ी में ही सो गई थी। अच्छ उसे अपने गोद में उठाकर रूम में लाता है और बिस्तर पर सुला देता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। लगभग 1 घंटे बाद वो हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे एक कमरे में ले जाते हैं। उस कमरे में एक वार्ड बॉय और एक नर्स थी। वो दोनों को देखकर लग रहा था कि वो दोनों बहुत ही समय बैठे हैं। अच्छ को देखते ही दोनों डर से कांपने लगते हैं। अच्छ उनके सामने जाकर वार्ड बॉय का गला पकड़कर उसे खड़ा करता है। उससे पूछता है, बताओ किसके कहने पर तुमने ऐसा किया था? उसके बाद वार्ड बॉय उसे कुछ बताता है, जिसे सुनकर अच्छ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वह अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है और वहां से निकल जाता है। वह जा ही रहा था, लेकिन सामने किसी शख्स को देखकर वो खड़ा रह जाता है और उसके मुंह से निकलता है, मिहिर भाई। उसके सामने मिहिर खड़ा था। हालांकि उसने मिहिर को इतने सालों बाद देखा था, लेकिन फिर भी वह उसे पहचान गया था। वो मिहिर के सामने जाकर खड़ा होता है और अपनी कपकपी हुई आवाज़ में कहता है, मिहिर भाई आप? किसी की आवाज़ सुनकर मिहिर जब सामने नज़र उठाकर देखता है तो उसके सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा था, जिसे वह पहचानने में सक्षम नहीं था। मिहिर अच्छे से पूछता है, जी हाँ मैं मिहिर हूँ, लेकिन आपको मैंने पहचाना नहीं। उसके बाद अच्छे के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। बोलता है, कैसे पहचानोगे भाई, मैं बड़ा जो हो गया हूँ। मिहिर को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है तो बोलता है, मैं नहीं पहचाना, बताओगे तुम कौन हो? उसके बाद पर अच्छ कहता है, आप मेरी दीदी का हमेशा ख्याल रखोगे ना, तभी मैं आपकी शादी उसके साथ करवाऊँगा। उसकी बात सुनकर मिहिर की आंखें बड़ी हो जाती है और वह अपने कांपते हुए हाथों को उठाकर उसके चेहरे पर छूता है और बोलता है, तुम अक्कू हो ना? उसके बाद पर अच्छा अपना सर हाँ में हिला देता है और दोनों एक साथ गले लग जाते हैं। मिहिर उसे गले लगाता है, उसके सर को सहलाता है और बोलता है, अक्कू तुम सही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम जिंदा मेरे सामने खड़े हो। अच्छ उससे अलग होकर उसको देखकर बोलता है, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन
वह कुछ बोलता है, तभी मिहिर उससे बोलता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे सारी बातें पता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम्हें शायद नहीं पता। उसकी बातें सुनकर अच्छ उसे असमंजस में देखता है और पूछता है, क्या बात है भाई। लेकिन मिहिर की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आश्चर्य से बोलता है, आप सच कह रहे हो भाई। वहीं दूसरी तरफ मीरा अपने कमरे में सो रही थी, तभी एक काला साया उसके कमरे में दाखिल होता है और उसकी आंखें खुल जाती है। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो कुछ कहती तब तक उसके चेहरे पर कोई स्प्रे मार जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वह शख्स उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर की ओर जाने लगता है। बाहर सभी बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट बेहोश पड़े हुए थे और एक कोने में राजीव घायल पड़ा हुआ था और ईसा बेहोश पड़ी थी। उसके सिर पर भी चोट लगी हुई थी। वह शख्स मीरा को देखता है और एक जहरीली मुस्कान के साथ कहता है, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं बचा सकता। वह अच्छा रायचंद भी कुछ नहीं कर पाएगा। वह शख्स मीरा को लेकर चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद ईसा की आंखें खुलती है। उसकी नज़र राजीव पर जाती है जो कि घायल पड़ा हुआ था। ईसा भागकर उसके पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है, उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारती है। राजीव जो कि बहुत घायल था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके ईसा से कहा, अच्छ को फ़ोन लगाओ। ईसा बार बार अच्छ को फ़ोन कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था क्योंकि उसका फ़ोन उसके बॉडीगार्ड के पास था। जब उसने देखा कि कॉल बार बार आ रहा है तो उसने कॉल अटेंड कर लिया। उसे ईसा ने वहाँ जो भी हुआ था वो सब बताया, जिसे सुनकर वो भागकर अच्छ के पास जाता है। वहीं अच्छ मिहिर से ये सुनकर कि उसकी बहन आसी जिंदा है और अब तक की उसकी हालत जानकर वो वहीं स्तब्ध खड़ा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी बहन को जाकर देखे, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि उसकी बहन अपनी पुरानी यादों को याद करे। वो जानता था कि उस पर क्या बीतेगी। वो अभी खड़ा ही था कि बॉडीगार्ड उसके पास आकर बोलता है, सर। जब अच्छ उसकी ओर देखता है तो वो बोलता है, सर, मेंशन में किसी ने अटैक किया था। राजीव सर और ईसा मैडम घायल हैं। सभी सर्वेंट और गार्ड बेहोश हैं। इसके आगे वो चुप हो जाता है तो अच्छ गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, चुप क्यों हो गए, बताओ। और मीरा कहाँ है, वो कैसी है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। उसके बाद पर बॉडीगार्ड हकलाते हुए कहता है, सर, मीरा मैम को कोई आदमी उठाकर लेकर चला गया। उसकी बात पर अच्छ गुस्से से पूछता है, कौन लेकर गया उसे। सर, उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। लेकिन एक बात पता चली है। क्या, कौन सी बात पता चली है। अच्छ बोला, जल्दी बताओ। तो वो गार्ड बोलता है, सर, वो आदमी शायद मीरा मैडम का पहले से जानता था। अच्छ को समझ में नहीं आया था आखिर वो कौन सा नया दुश्मन है जिसे मीरा के बारे में सब पता है। वही एक जगह जो कि शायद कोई पुरानी फैक्ट्री थी। वहीं एक चेयर पर मीरा बेहोश बधी पड़ी हुई थी। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था। उस कमरे में एक बहुत ही अजीब सी गंध फैली हुई थी। मीरा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन जब वो खुद को देखती है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ है। लेकिन जल्दी ही उसे यह आभास हो जाता है कि उसका किडनैप हो चुका है और वो अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या है। तभी उस जगह अचानक से बहुत सारी लाइट जलती है, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलती है। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर हैरानी से बोलती है, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। मुझे जाने दो प्लीज़। अच्छे परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दो प्लीज़। वह आगे कुछ बोलती तभी उसके गालों पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ता है। उसका चेहरा एक ओर झुक जाता है। उसके होंठ कट जाते हैं जहाँ से खून निकलने लगता है। दूसरी ओर अच्छ ड्राइव करते हुए अपने मेंशन पर जाता है तो देखता है कि राजीव को एक कमरे में डॉक्टर राजीव का इलाज कर रहे थे और ईसा एक तरफ सोफे पर बैठी हुई थी। उसके सिर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। अच्छ राजीव के पास आकर उसे देखता है तो उसके सर पर पट्टी बंधी थी। उसके बाएं कंधे पैर में गोली लगी थी जिस पर डॉक्टर ने बैंडेज किया था। अब राजीव अच्छ को देखता है तो उससे पूछता है, किसने किया ये सब। उसकी बात पर राजीव बोलता है, वो तनय मल्होत्रा था। जब वो आया तो उसने मास्क पहन रखा था, लेकिन जाते समय मैंने उसका चेहरा देख लिया था, वो तनय ही था। तनय का नाम सुनकर अच्छ की मुट्ठियाँ गुस्से से कस जाती हैं। उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वो गुस्से से बोलता है, उस कमीने की इतनी हिम्मत, वो मेरे ही घर में घुसकर मेरे अपनों को जख्मी कर मेरी मीरा को लेकर चला गया। ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसे सिर्फ और सिर्फ मौत ही मिलेगी और वो मैं दूंगा उसे। वहीं दूसरी ओर आसी को जब होश आया तो उसने देखा कि मिहिर उसके पास ही साइड टेबल पर बैठा बैठा सो रहा है। उसे देखकर आसी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे को छूने जाती है,
लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आता है वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो जब खुद को देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो इस समय हॉस्पिटल में है। वो धीरे से अपने हाथ में लगी हुई कैनुला को निकाल देती है और बेड से उतरने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ से लगकर कुछ गिर जाता है जिससे मिहिर की नींद टूट जाती है। वो देखता है कि आसी खड़ी है तो उसके पास जाकर उसे पकड़कर बेड पर बिठा देता है और बोलता है, आसी तुम नीचे क्यों उतरी? अभी तक तुम ठीक नहीं हो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, तुम चलो बैठो। तभी उसकी नज़र कैनुला पर जाती है तो वो बोलता है, अरे ये कैसे निकल गया? तभी उसका ध्यान आसी के हाथ पर जाता है जहाँ से थोड़ा खून निकल गया था। वो उसे देखकर परेशानी में बोलता है, ओह नो, ये क्या हुआ? तुम बैठो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। ये बोल वो वार्ड से बाहर निकल जाता है। आसी की नज़र उस पर से एक बार भी नहीं हटी थी। वो बस एकटक मिहिर को देख रही थी। उसके जाते ही वो खुद से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए मिहिर, मैं आपके इस प्यार के लायक नहीं हूँ। मैं अब वो आसी नहीं रही जिससे आप प्यार करते थे। कुछ देर में जब मिहिर डॉक्टर को लेकर आसी के वार्ड में आता है तो देखता है कि आसी वहाँ नहीं है। जब उसकी नज़र टेबल पर रखे एक लेटर पर जाती है तो वो उसे उठाकर पढ़ता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उस लेटर को पढ़ते ही मिहिर के आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, मिहिर जी, आप मेरी ज़िंदगी का एक सबसे खूबसूरत ख्वाब हो जिसे मैं हकीकत बनाना चाहती थी। मैं आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन अब मैं खुद एक कलंक बनकर रह गई हूँ और आपकी ज़िंदगी को कलंक नहीं बना सकती। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपने जिस लड़की से प्यार किया था वो पाक साफ थी और मैं एक नापाक लड़की हूँ जो आपके प्यार तो क्या आपकी परछाई के पड़ने के भी लायक नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपका साथ नहीं निभा सकती। गुड बाय आसी। उस लेटर को पढ़ने के बाद मिहिर की आंखों से और भी आंसू बहने लगते हैं। वो वहीं बैठ जाता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि अचानक से ख्याल आता है कि आसी किस कंडीशन में है, कहीं वो कुछ कर ना ले। उसके बाद वह जल्दी से बाहर हॉस्पिटल से भागकर जाता है। दूसरी तरफ मीरा के सामने कोई और नहीं बल्कि तनय खड़ा था। तनय मीरा के चेहरे को पकड़कर सनक भरी आवाज़ में कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें उस अच्छी की कभी नहीं होने दूंगा। आज मुझे तुम्हें अपना बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मीरा को उसके छूने से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपना चेहरा उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तनय मीरा को खोलता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन मीरा की हालत अभी ठीक नहीं थी। उसके पैर, सर और हाथ में अभी भी पट्टी बंधी थी, लेकिन बेहोशी की वजह से वो तनय के आगे कमज़ोर पड़ रही थी। मीरा पर अभी भी दवाइयों का असर था जिससे उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे, नहीं तो वह तनय के लिए अकेली ही काफ़ी थी। तनय उसे एक ओर लेकर जाता है। मीरा वहाँ का नज़ारा देखकर डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक बेड लगा था जिस पर फूल बिखरे हुए थे। वहीं पास में एक कैमरा भी था जो रिकॉर्डिंग के लिए था। मीरा उस तरफ अपनी घबराई हुई नज़रों से देख रही थी। तनय ने कहा, डरो मत जाने मन, आज हमारे मिलन का दिन है तो थोड़ी सजावट है बस, और ये कैमरा तो प्रूफ होगा उस रायचंद के लिए। अब तुम सिर्फ मेरी हो। ये बोल वो मीरा को बेड पर फेंक देता है, जिससे मीरा की स्टिचिंग पर जोर पड़ता है और ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन तनय उस पर ध्यान ना देकर मीरा की ओर बढ़ने लगता है। मीरा जो अपनी चोटों की वजह से पहले ही दर्द में थी और अब और भी दर्द बढ़ने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे तो चक्कर की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। तनय उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। मीरा इस हालत में भी स्ट्रगल कर रही थी। वह अपना चेहरा बार बार इधर उधर घुमा रही थी और अपने हाथों से तनय के चेहरे को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। तनय को गुस्सा आ जाता है। वह एक और थप्पड़ उसके गाल पर मार देता है। उसने गुस्से में उसके कुर्ती को एक साइड से फाड़ दिया, जिससे उसके कुर्ती की एक बाजू फट गई। मीरा की कुर्ती ऊपर से पूरी तरह से फट चुकी थी। वह तनय को खुद से दूर करने की कोशिश करती है और छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तनय ने उसके दोनों हाथों को अपने ही हाथ से पकड़कर ऊपर की ओर होल्ड कर दिया था और उसके चेहरे की ओर अपना चेहरा बढ़ाकर उसे किस करने ही जैसे जाने वाला था, वैसे ही एक जोरदार गुस्सा उसके चेहरे पर लगता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। मीरा, जिस पर हल्की हल्की सी बेहोशी छाई हुई थी, वह सामने जब उस इंसान को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अच्छी गुस्से में खड़ा हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई थी और चेहरा काला पड़ गया था। उसके गले की नसें भी गुस्से की वजह से तनी हुई और उभरी हुई थी। अच्छ के पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी आ गए थे, जिन्होंने तनय को पकड़ लिया था, लेकिन उन सभी ने अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी।
उसमें से किसी ने भी मीरा की ओर देखने की हिम्मत नहीं की थी। अच्छ जल्दी से मीरा के पास जाता है और अपना जैकेट उसे पहना देता है। उसके चेहरे को पकड़कर बोलता है, मीरा मीरा आंखें खोलो, मीरा देखो मैं हूँ मीरा। लेकिन मीरा के मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, मुझे यकीन था तुम आओगे और तुम आ गए। इसके बाद वह उसकी बाहों में झूल जाती है। अच्छ धीरे से मीरा को बेड पर सुलाता है और गुस्से से तने की ओर बढ़ता है और उस पर घूंसों और लातों की बरसात करना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में उसने तने को अधमरा कर दिया था। सभी बॉडीगार्ड देखते हैं कि अच्छा आज तने को जान से मार देगा, तभी वह सब उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो किसी के बस में नहीं आ रहा था। उसमें से एक बॉडीगार्ड जिसका नाम सचिन था, वो उससे कहता है, सर प्लीज़ सर उसे छोड़ दीजिए, देखिए मैम की हालत क्या हो रही है, प्लीज़ सर मैम को अभी अस्पताल ले जाना ज़रूरी है, इसे बाद में देख लीजिएगा सर। बॉडीगार्ड से मीरा के बारे में सुनकर अच्छ को मीरा का ध्यान आता है और वह उसे छोड़कर जल्दी से मीरा को अपनी बाहों में उठाकर बाहर की ओर भागता है। लगभग 2 घंटे बाद अस्पताल में अच्छ चक्कर लगाए जा रहा था। उसके पास में ही ईसा भी थी और राजीव भी घायल होने के बाद भी वहां आया था। ओटी के अंदर मीरा का ट्रीटमेंट हो रहा था। डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए थे। वहीं एक तरफ एक बड़ी सी पहाड़ी पर एक लड़की खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि आसी थी। वो अपनी कदम बढ़ाकर नीचे कूदने ही वाली थी कि किसी ने उसे अपने ओर खींच लिया। खींचने से वो शख्स और आसी दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। जब आसी अपनी नज़रें उस ओर करती है तो वो कोई और नहीं बल्कि मिहिर ही था। मिहिर के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। उसकी सांसें भी फूल रही थी। अगर 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो क्या से क्या हो जाता। वो आगे आकर आसी को बाजुओं से पकड़कर उठाता है और गुस्से में झकझोरते हुए बोलता है, दिमाग ठीक तो है तुम्हारा या पागल पागल हो गई हो? क्या करने जा रही थी तुम? अगर अभी नहीं आता तो इसके आगे। वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसका गला भर आया था। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोलता है, ठीक है, मेरे साथ नहीं जीना ना सही, मेरे लिए ना जीना ना सही, शायद मैं और मेरा प्यार ही तुम्हारे काबिल नहीं है जो तुम आज यहाँ हो। ठीक है, मैं चला जाऊँगा तुमसे दूर, बहुत दूर, लेकिन तुम्हें जीना होगा, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने भाई अक्कू के लिए। अपने भाई अक्कू का नाम सुनकर आसी शौक हो जाती है। वो कांपते हुए आवाज़ में बोलती है, मेरा भाई, मेरा अक्कू, वो ठीक है, वो जिंदा है? उसकी बात पर मिहिर बोलता है, हाँ मैं भी आज ही उससे मिला। वो तो मुझे पहचान गया क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, वो बहुत बड़ा आदमी भी हो गया है, बहुत नाम है उसका बिजनेस वर्ल्ड में। उसके चेहरे की खुशी मुझे भूले नहीं भूलती कि जब उसे पता था कि तुम सही सलामत जिंदा हो, वो तुमसे मिलने आएगा, तुम अभी चलो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और आसी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। मिहिर अंदर से आज बहुत ही हर्ट हो चुका था। उसने इतने सालों तक आसी का इंतज़ार किया, उसके लिए इतना सब किया, उसकी खुशियों के लिए इतना सब किया, लेकिन आज दूर जा रही है उसे कहीं ना कहीं अपने ही प्यार में कमी लगने लगती है। कुछ देर में मिहिर आसी को घर लेकर आता है और उसे कमरे में भेज देता है और खुद दूसरे कमरे में चला जाता है। इस पूरे रास्ते में उसने आसी से एक शब्द भी नहीं कहा था। आसी को भी एहसास हो रहा था कि उसने मिहिर को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। वह मिहिर से बात करना चाहती थी, लेकिन मिहिर अपने दूसरे कमरे में जाकर अंदर से कमरा बंद कर चुका था। आसी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि उसे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि मिहिर आया हुआ है, लेकिन उसकी पूरी आशाओं पर पानी फिर जाता है क्योंकि सामने दाई माँ खड़ी थी। वह आसी को देखकर बोलती हैं, बिटिया आप खाना खा लीजिए। आसी दाई माँ से पूछती है, दाई माँ मिहिर कहाँ हैं? उसकी बात पर दाई माँ कहती हैं, बिटिया वह तो कुछ देर पहले ही चले गए, कहाँ गए कुछ बताकर नहीं गए हैं। आसी भी उन्हें खाना ले जाने को बोलती है क्योंकि उसका भी मन नहीं था खाने को, लेकिन दाई माँ कहती हैं कि मिहिर ने कहा है उसे दवाइयाँ टाइम पर लेना है, इसलिए वो खाना खा ले। मिहिर ने ऐसा कहा है, इस बारे में सुनकर ही उसने खाना खा लिया और आराम करने के लिए बेड पर लेट गए, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे बार बार मिहिर का चेहरा उसे ना कुछ कहना ही याद आ रहा था। दूसरी तरफ अच्छा हॉस्पिटल में अभी परेशान सा खड़ा था क्योंकि डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए थे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो अच्छे उनके पास जाकर पूछता है कि मीरा कैसी है। उसकी बात पर डॉक्टर कहते हैं, देखिए हमने पहले ही कहा था उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। इन सब के चक्कर में उनके स्टिचेस फिर से खुल गए हैं और कुछ अंदरूनी चोटें भी आई हैं। अभी हमने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, हालांकि वह अभी होश में भी नहीं आई हैं, लेकिन उनकी कंडीशन के बारे में हमें रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए हम उन्हें आईसीयू में ही रखेंगे। आप में से कोई भी अभी नहीं मिल सकता है। इतना बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं। अच्छे को तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है।
अभी कुछ घंटे पहले उसे खुशी मिली थी कि उसकी बहन जिंदा है, और अभी मीरा की एक कंडीशन। उसके गुस्से से मुट्ठियां कसकर बंद की और उसने राजीव और ईसा को मीरा के पास रहने को कहा और तेज कदमों से हॉस्पिटल से निकल गया। जंगल का एक एरिया जहाँ पर खंडहर नुमा जगह बनी थी, जो बाहर से देखने में खंडहर थी लेकिन अंदर से वह एक अच्छी खासी जगह थी जिसे जेल का रूप दिया गया था। यह कोई और नहीं बल्कि अच्छी की ही जगह थी जहां वह अपने गुनाहगारों को सजा देता था। वहीं के एक कमरे में बेड़ियों से बंधा हुआ एक लड़का पड़ा था। उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, उससे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। कुछ ही देर में वहां पर अच्छा आता है। उसके आते ही उसके बॉडीगार्ड उसके लिए एक चेयर वहां पर रख देते हैं और वह उसे किसी राजा की तरह बैठकर सामने पड़े हुए शख्स को उससे से घूर रहा था। अच्छ अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो वो तनय को होश में लाता है। होश में आते ही तनय अच्छ को अपने सामने देखता है तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे आज अच्छ में साक्षात मौत का देवता दिख रहा था। अच्छ अपने हाथ में ली हुई बंदूक को उसके माथे पर लगाकर बोलता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी मीरा को हाथ लगाने की। उसकी बात पर तनय घबराते हुए कहता है, मैं मीरा को बहुत पहले से पसंद करता था, इतना प्यार भी करता था, लेकिन उसने मुझे कभी भाव भी नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो सिर्फ मुझे एक दोस्त की तरह ही रखती थी। कुछ साल पहले मुझे उसके पिता के बारे में पता चला। मुझे पता चला कि वह खुद मीरा को मारना चाहते हैं। मैं मीरा को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उनसे हाथ मिला लिया। मैंने उनसे कहा कि वह मीरा को न मारे, मैं मीरा से प्यार करता हूँ, मुझे मीरा को सौंप दे, मैं उसे समझा कर यहाँ से दूर लेकर चला जाऊँगा। उन्होंने भी मुझसे हाथ मिला लिया, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि वो तुम्हारे साथ है और तुमसे प्यार करती है तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं ऐसा कर दूँ तो वह मेरी हो जाएगी। और वैसे भी वो तुमसे कोई प्यार थोड़ी ना करती है, वो तो अपने बड़े पापा को बचाने के लिए मजबूरी में तुम्हारे साथ है। मुझे सब पता है कि तुमने कैसे उसे उसके बड़े पापा के इलाज के लिए ब्लैकमेल किया, उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखा है। मैं उसे तुमसे दूर लेकर जाऊंगा, उसे खुशहाल ज़िंदगी दूंगा। उसे उसके पिता से भी बचाना चाहता था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो चलने को तैयार ही नहीं थी, तो मैंने यह सब किया। मुझे उसके पिता ने कहा था कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा और उसकी वीडियो बनाकर तुम्हें दे दूंगा तो तुम खुद उसे छोड़ दोगे और उसके पास मेरे पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। अच्छ को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसे सबसे ज़्यादा इस बात से गुस्सा आ रहा था कि वह मीरा को उससे दूर ले जाना चाहता है। वह उसकी कॉलर पकड़कर कहता है, तुझे क्या लगता है तू मेरी मीरा को मुझसे दूर ले जा सकता है? उसकी बात सुनकर तनय बहुत डर जाता है और वह उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं मीरा से और तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊँगा। उसकी बात सुनकर अच्छ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है, ठीक है छोड़ दूंगा मैं तुझे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उसकी बात पर तनय घबराते हुए कहता है, कैसी शर्त? मैं आपकी सभी शर्तों के लिए तैयार हूँ। उसके बाद पर अच्छ कहता है, मीरा का असली पिता उसे क्यों मारना चाहता है? अच्छ की बात सुनकर तनय घबराते हुए कहता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मीरा अपने पिता के किसी बहुत बड़े गुनाह की चश्मदीद गवाह है और वो उसे बचपन से ही मारना चाहता है, लेकिन पहले उसकी माँ ने और दोबारा उसकी बड़ी माँ और पापा ने उसे बचा लिया। उसके बाद उसके बड़े पापा उसे लेकर यहाँ चले आए। जब उन्हें पता चला कि मीरा यहाँ है तो वो यहाँ भी उसे मारने के लिए आ गया था, लेकिन तब तक वो तुम्हारे साथ तुम्हारे मेंशन में रहने लगी थी और तुम्हारे मेंशन में वह उसे मार नहीं पाता, तो उसने मुझे भेजा ताकि मैं उसे तुमसे दूर ले जा सकूं। अच्छ पूछता है, किस गुनाह की गवाह है मीरा? तो तनय कहता है, ये मुझे नहीं पता, और मीरा लॉ की स्टडी भी इसीलिए कर रही है ताकि वो अपने पिता को सजा दिला सके। अच्छ उसे एक घुसा मारकर खुद से दूर कर देता है। तो तनय कहता है, मैंने आपको सब बता दिया ना, अब मुझे छोड़ दीजिए। उसकी बात पर अच्छ अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इसे शेर के पिंजरे में डाल दो। उसके बाद पर तनय डर जाता है और अच्छ से हाथ जोड़कर कहता है, आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझे छोड़ देंगे, प्लीज़। अच्छ उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, मैंने कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आज़ाद कर दूंगा, यह नहीं कहा था। और वैसे भी तुमने मीरा को छूने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से आज वो अस्पताल के बेड पर बैठी हुई है, तो तुम्हें माफ़ कर दूँ ये हो ही नहीं सकता, तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलेगी। डाल दो इसे शेर के पिंजरे में। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर खुद से कहता है, वह भी तो उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर मैं हूँ। वो भी उस इंसान को सज़ा देना चाहती है और मैं भी।
मैं भी अपनों का बदला लेना चाहता हूँ और वो भी, लेकिन वह उस संजीव के किस गुनाह की गवाह है ये मुझे पता करना होगा। कुछ देर बाद अच्छा राजीव के वार्ड में बैठा था, उसने राजीव को सब बता दिया था। वो भी सोच में था, तभी वो बोलता है, इसका जवाब तो या मीरा दे सकती है या फिर उसके बड़े पापा, लेकिन अभी दोनों ही इस कंडीशन में नहीं हैं। तभी डॉक्टर उसके केबिन में आते हैं और अच्छ को कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर अच्छ भागकर मीरा के पास जाता है। वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें शौक की वजह से बड़ी हो जाती हैं। मीरा के वार्ड में मीरा अपने बेड के कोने में बैठी थी। उसके हाथों में नाइफ थी, जिसे वो दिखाकर सभी को बोल रही थी, मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तनय चले जाओ यहाँ से। मीरा की इस हालत को देखकर अच्छ जब डॉक्टर को देखता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि शायद मीरा को उस हादसे का सदमा लगा है। अभी कुछ देर पहले जब वो होश में आई तब से यही हाल है। शायद आप उन्हें कंट्रोल कर सको क्योंकि उनकी कंडीशन सही नहीं है। डॉक्टर अच्छ को ये भी बताते हैं कि शायद मीरा ने ऐसा कुछ पहले भी झेला हो या देखा हो जिससे वो इतना रिएक्ट कर रही है। डॉक्टर की बात सुनकर अच्छ को भी अपना पास्ट याद आ जाता है, लेकिन इस समय उसे मीरा को संभालना था तो उसने खुद को नॉर्मल किया और मीरा के पास बढ़ गया। अच्छ मीरा के पास जाकर झटके से उसके हाथ से चाकू छीनकर फेंक देता है और मीरा को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। मीरा पहले कसमसाती है, लेकिन उसे जब अच्छ का एहसास होता है तो वो शांत हो जाती है। मीरा अपने हाथों से अच्छ को इतनी ज़ोर से जकड़ लेती है जैसे उसके छोड़ने से वो कहीं भाग जाएगा। अच्छ ने भी अपनी पकड़ उस पर से कम नहीं की थी। कुछ ही देर में अच्छ को एहसास होता है कि मीरा की पकड़ ढीली हो गई है, तो वो उसका चेहरा देखता है तो मीरा बेहोश हो चुकी थी। अच्छ मीरा को धीरे से बेड पर सुलाता है और डॉक्टर उसे चेक करके बताते हैं कि मीरा की कंडीशन अब स्टेबल है, लेकिन उसे आपके अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं होगा, इसलिए उसके होश में आने तक आप यहीं रहे। अच्छ को भी डॉक्टर की बात सही लगती है, इसलिए वो वहीं बैठ जाता है। अच्छ बैठे हुए मीरा के मासूम चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था, कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दर्द में हो और मैं खुद तुम्हें दर्द देने पर उतर आया, लेकिन अब खुद से एक वादा करता हूँ, तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगी। यह अच्छ रायचंद तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से निजात दिलाएगा और तुम्हें अपना बनाएगा हमेशा हमेशा के लिए। यह सब बोलते हुए अच्छ के चेहरे पर एक सुकून नज़र आ रहा था। वो बैठे हुए मीरा के एक हाथ को पकड़े हुए था और उसके चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। दूसरी तरफ हासी परेशानी से कमरे में इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि इतना टाइम हो जाने के बाद भी उसके पास मिहिर की ना तो कोई कॉल आई थी और ना ही कोई मैसेज। वह उसके कॉल करने पर भी नहीं उठा रहा था और ना ही उसके किसी मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। मेड भी जब आती है तो यही कहती है कि उसे मिहिर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह अक्सर अपने काम के चलते बाहर रहता था, लेकिन फ़ोन करके बता देता था, लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं बोला था। आशी को अब घबराहट हो रही थी कि मिहिर आखिर चला कहाँ गया। उसे अब याद आ रहा था कि कैसे मिहिर उसका ख्याल रखता था, उसे कितने प्यार से ट्रीट करता था। शादी के बाद भी सिर्फ उसकी खुशी चाहिए, कभी अपना हक नहीं मांगा। आशी खुद से कहती है, जब मुझे अपना होश आया तो एक बार भी मैंने मिहिर के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। वो तो मेरा इतने सालों से इंतज़ार करता रहा, सब जानकर भी मुझे प्यार करता रहा, और मैंने क्या किया। आशी को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। अचानक से उसे कुछ याद आया और वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। एक पहाड़ी पर, जिस पर एक छोटा सा खूबसूरत सा कॉटेज बना हुआ था, उसी कॉटेज के एक रूम की बालकनी पर एक लड़का खड़ा था। उसने सिर्फ नीचे एक ब्लैक ट्राउज़र पहन रखा था, ऊपर अपनी वेस्ट पहन रखी थी। बालकनी से आती ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही थी, लेकिन उसे ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। वो चुपचाप वहाँ खड़ा था, उसकी आंखों में कुछ नमी थी। वो कोई और नहीं बल्कि मिहिर ही था। तभी उसके पीछे आकर एक लड़की खड़ी होती है। मिहिर, जो अपनी ही सोच में गुम था, उसे पता ही नहीं चला कि उस कमरे में कोई और भी आ गया है। शाम ढलने को आ गई थी, तभी वो लड़की धीरे से जाकर उस लड़के को पीछे से गले लगा लेती है, जिसका एहसास होते ही मिहिर की आंखें सुकून से बंद हो जाती हैं। शायद वो पहचान गया था कि वो कौन है। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती है। वो पीछे पलटकर देखता है। आशी, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो किसी को नहीं बताया था कि मैं यहाँ हूँ, तो तुम यहाँ कैसे पहुँची? उसकी बात पर आशी कहती है, तुम भूल रहे हो मिहिर, मुझे सब याद आ चुका है। वो मेरी बदकिस्मती है कि मैंने सिर्फ अपने दर्द को तवज्जो दी, उन खुशियों को नहीं जो मेरी तुमसे जुड़ी थी।
उनमें से ये जगह भी थी जहाँ तुमने अपने प्यार का इजहार किया था, वो भी मेरे पापा की परमिशन लेकर। ये बोलकर वो थोड़ा हंस देती है क्योंकि उसे वो टाइम याद आ गया था जब मिहिर ने आसी को प्रपोज किया था। वो भी रोमांटिक न होकर कॉमेडी बन गया था, लेकिन मिहिर के इमोशन सच्चे थे। एक पल को मिहिर को भी वो सब याद करके हंसी आ गई, लेकिन फिर चली भी गई। वो आशी से बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मेरी अच्छे से बात हुई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है लेकिन वो ज़रूर आएगा, तुम परेशान मत हो। उसकी बात पर आशी कहती है, मुझे पता है तुमने कहा है तो सच ही होगा, लेकिन मैं यहाँ उन सब बातों के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपने प्यार, अपने पति के लिए आई हूँ। वो मुझसे रूठ गया, मेरी ही गलती है, मैं उसके प्यार को समझ ही नहीं पाई। क्या वो मुझे माफ़ करेगा? ये बोल वो ज़मीन पर अपने कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। उसे इस तरह से देखकर मिहिर जल्दी से उसे पकड़कर उठाता है और अपने गले से लगाकर बोलता है, नहीं आशी प्लीज़, तुम माफ़ी मत मांगो। मैं यहाँ तुमसे नाराज़ होकर नहीं बल्कि खुद से मायूस होकर आया था। शायद मेरे ही प्यार में कुछ कमी है जो तुम। इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि आशी ने अपने होठों से उसकी बातों को बंद कर दिया था। इस एहसास को पाकर मिहिर की आंखें भी बंद हो जाती है और वो आशी को कमर से पकड़कर खुद के और पास कर लेता है और उसके प्यार को महसूस करने लगता है। कुछ मिनट बाद जब दोनों की सांसें उखड़ने लगती है तब जाकर दोनों अलग होते हैं। आशी अपने इस कदम से शर्म के मारे मिहिर के सीने में अपना सिर छिपा लेती है। दोनों की ही सांसें तेज थी। तभी मिहिर आशी को अपनी बाहों में उठा लेता है। आशी ने आज येलो कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी। उस पर उसका लाल चूड़ा, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, लाल लिपस्टिक, आंखों में काजल उसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा था। मिहिर उसे लेकर अंदर आता है और बेड पर लेटाकर उसकी आंखों में देखता है जैसे आगे बढ़ने की इजाज़त मांग रहा हो। आशी ने अपनी बाहें मिहिर के गले में डालकर उसे अपनी आंखों से मंजूरी दे दी, जिसे पाकर मिहिर को ऐसा लगा जैसे उसे सारी दुनिया मिल गई है। आशी की रजामंदी मिलते ही मिहिर ने उसके होठों को लॉक कर दिया जिसमें आशी उसका पूरा साथ दे रही थी। आशी के हाथ मिहिर के कंधे और बालों पर चल रहे थे। कुछ देर बाद मिहिर आशी से अलग होता है और देखता है कि आशी जोर जोर से सांस ले रही है। उसका चेहरा गुलाबी हो रखा है। मिहिर उसे प्यार से देख रहा था। आशी उसके इस तरह देखने से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लेती है। मिहिर उसे अपने बाहों में कसकर उसके गर्दन पर किस कर देता है। आशी जो अभी भी तेज़ तेज़ सांस ले रही थी, उसकी सांसें फिर से अटक जाती है। उसकी पूरी बॉडी में सिरहन होने लगती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए एक दूसरे में खो गए और कुछ देर बाद सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो गए। आज आशी ने मिहिर को उसके हिस्से का प्यार दे दिया था और उसे अपने हिस्से का सारा हक और प्यार ले लिया था। नींद में भी उन दोनों के ही चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और सुकून भरा हुआ था। क्या आज का प्यार मीरा को उस सदमे से उबार पाएगा जिसने उसके बचपन का घाव ताज़ा कर दिया है? क्या मिहिर और आशी अपनी सुकून भरी ज़िंदगी जी पाएंगे? जब संजीव को पता चलेगा कि उसका प्लान फेल हो गया है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।